प्यारे बच्चों, इसके पहले के अंक में हम लोगों ने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दोनों नियमों को पढ़ा था। तो दूसरा नियम जो है प्रेरित विद्युत धारा के संदर्भ में है और पहला नियम जो है प्रेरित विभवांतर के संबंध में। तो जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, अब हम दूसरे नियम को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम। इसे हम लोग प्रेरित धारा का नियम भी कहते हैं, जैसे पहले नियम को प्रेरित विभवांतर का नियम कहते हैं। तो इनके अनुसार इसे हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं। ध्यान देना, कल के अंक में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी बंद कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाए तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है और वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। जो हम लोगों ने प्रेरित विभवांतर का नियम पढ़ा था, जिसमें प्रेरित विभवांतर E बराबर -n डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, इस नियम को पढ़ा था। उसमें ये माइनस साइन ही, माइनस चिन्ह इस बात को प्रकट करता है कि प्रेरित विभवांतर या अगर कुंडली को ऑन पोजीशन में रखा जाए तो उसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वह सदैव उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। अर्थात अगर आप चुंबक को गतिमान करना चाहें या कुंडली को गतिमान करना चाहें या दोनों में सापेक्ष गति आप बनाए रखना चाहें तो प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी वह उस गति का विरोध करेगी। और साथ ही साथ अगर आप बंद कर देना चाहते हैं तो वह धीरे धीरे उस गति को भी बंद करना चाहेगी प्रेरित विद्युत धारा, यानी इसकी दिशा हमेशा अपोजिट होती है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा है वह सदैव अपोजिट होती है किसके? उस कारण के, यानी उस फैक्टर के जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। मान लीजिए आप चुंबक को गतिमान करना चाहें तो प्रेरित विद्युत धारा चुंबक को गतिमान होने से रोकेगी, और अगर आप पहले से प्रेरित विद्युत धारा बह रही है और आप उसको चुंबक को रोकना चाहें तो फिर वो चुंबक के रुकने का विरोध करेगी। तो इसलिए इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। जो प्रेरित धारा का नियम है इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज का नियम, लेंज का नियम। तो यह जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण जो हम कक्षा 9 में पढ़ते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। यानी अगर किसी बंद कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो सदैव उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। इसे हम लेंज का नियम कहते हैं और यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो ये हो गई प्रेरित धारा से संबंधित माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम। पहला नियम हम लोगों ने इसके पहले के अंक में विस्तार से पढ़ा था। अब हम लोग यह पढ़ेंगे कि जो प्रेरित धारा की दिशा जो होती है और चालक की गति जो होती है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है, इन सब में क्या संबंध होता है, जिसे हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम कहते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसके पहले हम लोगों ने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ा। फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे
दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसमें जैसा कि हम जानते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें 3 चीजें होती हैं। अगर अब मान लेते हैं कि चुंबक स्थिर है, अब उसके भीतर कोई कुंडली रख करके घुमाई जाती है। हम चुंबक की गति को 0 मान ले रहे हैं, कुंडली की गति को कुंडली को गतिमान मान ले रहे हैं। और तो चुंबक, अब 3 चीजें हो गई। एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दूसरा चालक की यानी कुंडली की गति, और तीसरा उसमें प्रेरित विद्युत धारा। तो इसके फ्लेमिंग ने इसकी धारा को ज्ञात करने, जिसके आधार पर बड़े बड़े जनरेटर की संरचना निर्धारित की जाती है, गाड़ियों में लगने वाला डायनमो जिसको हम लोग विद्युत जनित्र कहते हैं, वो हमारा अगला टॉपिक होगा पढ़ने का। तो ये इन सब बातों पे निर्भर करता है कि कैसे इसकी डिजाइन की जाए, कैसे इसको बनाया जाए, जिसके आधार पर हमें अधिकतम प्रेरित धारा प्राप्त हो। तो फ्लेमिंग ने कहा था कि यदि चालक की दिशा को अंगूठे की दिशा, दाहिने हाथ का ध्यान देना, अगर चालक की दिशा को दाहिने हाथ के अंगूठे की दिशा की ओर निरूपित किया जाए और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको इस तर्जनी उंगली की दिशा में प्रकट किया जाए, तो जो मध्यमा उंगली होगी अर्थात ये उंगली, ये जो हमने ऐसे किया हुआ है मोड़कर, ये, तो इसकी दिशा जो है ये प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी। तो इसमें ध्यान देना है, ये हो गया चालक की दिशा, अर्थात कुंडली किस दिशा में गति कर रही है। अगर कुंडली ऊपर को उठ रही है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्तर दक्षिण रखा हुआ है, तो प्रेरित धारा की दिशा हमारे सीने की ओर होगी। और इसमें यही शर्त है कि ये तीनों उंगलियां परस्पर एक दूसरे के अभिलंबवत हों, यानी इनके बीच में 90-90 अंश का कोण हो, जैसा कि उन्होंने बाएं हाथ के नियम में बताया था कि अगर किसी चालक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, धारावाही चालक को, तो उस पर जो बल लगता है उसकी दिशा को उन्होंने उसमें बताया था। और दाहिने हाथ की दिशा प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए, तो सीधी सी बात है, यदि हम अपने दाहिने हाथ की तीनों प्रथम उंगलियों को, तीनों प्रथम उंगली का मतलब ये तीनों उंगली, तीनों प्रथम उंगली 1, 2, 3, ये तीनों प्रथम उंगली, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, यदि हम दाहिने हाथ की तीनों प्रथम उंगलियों को इस प्रकार मोड़ें कि वे परस्पर लंबवत हों और अंगूठे की दिशा जो है चालक की दिशा, गति की दिशा को बताए, तर्जनी उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तो मध्यमा उंगली प्रदर्शित करेगी कि इस दिशा में प्रेरित धारा का प्रवाह होगा। इसे हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार ये विद्युत धारा से संबंधित, प्रेरित विद्युत धारा से संबंधित माइकल फैराडे के द्वितीय नियम की व्याख्या हो गई और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। इसका चित्र आप पुस्तक से देख करके बना लीजिएगा। अगले अंक में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत जनित्र या इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक।